Hi friends, welcome to my channel and welcome to second series The History of English Literature। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में ये हमारा 4th लेक्चर है जिसमें हम एज ऑफ रिवाइवल को देखेंगे, जो कि 2 पार्ट्स पर डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हम इसके पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल बैकग्राउंड को देखेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम लिटरेरी फिगर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ओल्ड, मिडल एंड मॉडर्न में। ओल्ड इंग्लिश को हमने एंग्लो सेक्शन में डिस्कस किया। मिडल इंग्लिश को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी एज बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर एंड आफ्टर चौसर, जिसमें हमने एज बिफोर चौसर और एज ऑफ चौसर को डिस्कस किया है। आज हम लास्ट पार्ट देखते हैं मिडिल इंग्लिश का, यानी एज ऑफ रिवाइवल। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवाइवल क्या होता है। इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन, स्ट्रेंथ और फॉर्च्यून और समवन और समथिंग, यानी कि रिवाइवल उस चीज़ को कहते हैं जब किसी भी शख्स या चीज़ की कंडीशन में या उसकी फॉर्च्यून यानी उसकी किस्मत में या उसकी स्ट्रेंथ में जब भी कोई इम्प्रूवमेंट की जाती है तो इसको हम कहते हैं यानी कि रिवाइवल। अब हम देखते हैं कि एज ऑफ रिवाइवल। एज ऑफ रिवाइवल को मज़ीद यानी कुछ और नामों से भी याद किया जाता है, यानी एज आफ्टर चौसर, लेटर पार्ट ऑफ जेफरी चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, रिवाइवल ऑफ लर्निंग, एज ऑफ अरेस्ट भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम इस एज का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन। The century and a half following the death of Geoffrey Chaucer 1400 to 1550 is the most volcanic period of English history, यानी कि वो टाइम जो कि चौसर की डेथ के बाद 1550 तक काउंट किया जाता है। इस टाइम पीरियड को हम इंग्लिश हिस्ट्री का मोस्ट वॉल्केनिक पीरियड कहते हैं। These changes the land swept by vast changes, यानी कि इस टाइम पर इस एरा में यानी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर चेंजेस किए जा रहे थे। वो चेंजेस क्या थे, इनको हम आगे देखते हैं। These changes seems at first to have a no specific aim or direction, यानी कि जो चेंजेस उस टाइम पर हो रहे थे उनसे इंग्लैंड के लोगों के लिए ना तो कोई डायरेक्शन रह गई थी, ना कोई स्पेसिफिक एम था जिसको वो फॉलो कर सकें। इसके अलावा द वॉर ऑफ रोजेस, इस एरा में वॉर ऑफ रोजेस यानी सिविल वॉर भी लड़ी गई थी, जिसने उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था वहाँ के लोगों को और उनकी एनर्जी को अनबैलेंस कर दिया था। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने के लिए हमें 2 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहले हमें उस एरा की हिस्ट्री यानी हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड को देखना पड़ता है। उसके बाद देन हम हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर यानी उस टाइम के लिटरेचर को स्टडी कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड, इस वीडियो में हम यानी इस पार्ट में हम हिस्ट्री ऑफ द पीरियड को देखेंगे, देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर को, यानी कि जो लिटरेरी फिगर्स हैं, कौन कौन से लिटरेचर इस एरा में लिखा गया उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द पीरियड को पढ़ने के लिए हमें 3 पॉइंट्स यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री और रिलीजियस हिस्ट्री को देखना पड़ता है, यानी कि उस टाइम में पॉलिटिकल चेंजेस क्या थे, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल चेंजेस 100 ईयर वार, जो कि हमने एज ऑफ चौसर में डिस्कस किया था, फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान लड़ी गई थी। इसको हमने इन डिटेल एज ऑफ चौसर में डिस्कस किया है। इसके लिए आप एज ऑफ चौसर की वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिविल वार यानी कि 100 ईयर वार 1337 से 1453 तक लड़ी गई थी, यानी कि जो वार एज ऑफ चौसर में स्टार्ट हुई वो इस एरा में ख़त्म हो गई थी। इसके बाद सिविल वार एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है एज ऑफ रिवाइवल का। वो वार जो कि किसी भी कंट्री के अंदर ही या उनकी कोई पार्टीज़ के दरमियान या कोई फैमिलीज़ के दरमियान लड़ी जाती है, इसको हम सिविल वार कहते हैं। ये वार 1455 टू 1487 तक लड़ी गई थी। वॉर ऑफ द रोजेस, इसमें जो स्ट्रगल थी यानी कि 2 ऐसी फैमिलीज़ थी, यॉर्क फैमिली एंड लैंकेस्टर फैमिली। इन दोनों की क्या डिमांड थी कि इंग्लैंड पर इनमें से कौन रूल करेगा, यानी कि कौन सा नेक्स्ट रूलर होगा जो कि इन फैमिलीज़ में से होगा। तो ये वार 1487 तक लड़ी गई थी और इसने इंग्लैंड के लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। उनकी डायरेक्शन थी और उनके एम थे, उन सबको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो गए थे। क्योंकि वार जब किसी भी कंट्री के अंदर लड़ी जाती है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है रैदर देन अगर कोई फॉरेन लेवल पर लड़ी गई हो। इस वार का एंड किस तरह हुआ कि जब यॉर्क फैमिली की एलिजाबेथ और
लैंकेस्टर फैमिली के हेनरी 7 ने जब आपस में शादी की तो उसके बाद एक न्यू डायनेस्टी यानी टुडोर डायनेस्टी ने जन्म लिया, जिससे फिर इन्होंने ये एस्टिमेट लगाया कि अब जो इंग्लैंड पर रूल करेगा उसमें इन दोनों फैमिली का ब्लड होगा, यानी कि इस तरह इस वॉर की एंडिंग हुई। इसके बाद हेनरी 8 जो कि एलिजाबेथ एंड हेनरी 7 के सन थे, इन्होंने आगे फर्दर इंग्लैंड पर हुकूमत की जो काफ़ी तवील अरसे तक रही। हेनरी 8। अब हम हेनरी 8 के टाइम पीरियड को थोड़ा सा देखते हैं, यानी कि हेनरी 8 का टाइम पीरियड क्या था, जिन्होंने हेनरी 7 के बाद इंग्लैंड पर हुकूमत की थी। 1509 टू 1547 तक इनका टाइम पीरियड काउंट किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास करवाया था, वो क्या था। 1534 पार्लियामेंट पास द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी विच डिफाइंड द राइट ऑफ हेनरी 8 टू बी सुप्रीम हेड ऑफ द अर्थ ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इस एक्ट में ये पास करवाया गया था कि जो चर्च है उसका हेड ना कि पोप होगा बल्कि किंग होगा, जो कि उस टाइम पर इंग्लैंड पर हुकूमत कर रहा होगा। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी क्यों पास करवाया था, ये इसलिए पास करवाया गया था कि हेनरी 8 रीमैरिज यानी सेकंड मैरिज करना चाहते थे कि क्यों, सन के लिए, क्योंकि उनका जो फर्स्ट चाइल्ड था वो उनकी डॉटर थी मैरी। इसके लिए वो सेकंड मैरिज करना चाहते थे, जिसके लिए पोप यानी चर्च ने उनको परमिशन नहीं दी थी, और उन्होंने एक एक्ट पास करवाया कि अब से जो ये डिसीजन है वो चर्च के पोप की बजाय जो उस टाइम का किंग होगा वो खुद लेगा। हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखा कि किस तरह टुडोर फैमिली ने जन्म लिया लैंकेस्टर और यॉर्क फैमिली के मिलाप से। उसके बाद हेनरी 8 ने जो हुकूमत की और एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास करवाया, और डिफरेंट चेंजेस आगे हम देखते हैं रिलीजियस और सोशल में। अब तक के ये पॉइंट्स हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री में डिस्कस किए हैं। अब हम कुछ उस टाइम के सोशल चेंजेस को देखते हैं कि उस टाइम में कौन कौन से सोशली कौन कौन से चेंजेस हो रहे थे। इंग्लैंड राइजिंग स्लोली लाइक द स्पाइरल फ्लाइट ऑफ ईगल, यानी कि इस टाइम में जो है वो स्पाइरल फ्लाइट की तरह स्लोली मतलब चेंज हो रहा था इंग्लैंड किसकी तरफ, क्योंकि ट्रांजिशन हो रही थी मिडल यानी एज ऑफ चौसर से मॉडर्न की तरफ। लोग शिफ्ट हो रहे थे मिडल से मॉडर्न की तरफ, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे। स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश इन दैट एरा, इस टाइम में स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ यानी कि लोगों को एजुकेट करने के लिए यूनिवर्सिटी और स्कूल्स बनाए जा रहे थे। प्रीवियस हमने एज ऑफ चौसर में देखा था कि जो एजुकेशन थी वो जस्ट चर्च तक ही महदूद थी, पोप ही एजुकेट थे और वही एजुकेशन हासिल किया करते थे और बाइबल को वो खुद ही टीच किया करते थे। लेकिन इस टाइम में ये चेंजेस हो रहे थे कि जो तालीम थी वो आम लोगों तक पहुंच रही थी। ग्रीक आइडियाज़ एंड कल्चर केम इनटू इंग्लैंड, ग्रीक के जो आइडियाज़ थे वो इंग्लैंड में आ रहे थे। क्यों, हेनरी 7 ने जब हुकूमत की उसके बाद उन्होंने कुछ स्कॉलर्स को ग्रीक और लैटिन सीखने के लिए ग्रीक भेजा ताकि वो नई ज़ुबानें, नई आइडियाज़, वहाँ के कल्चर या उनके जो ट्रेडिशंस हैं उनके लिटरेचर को स्टडी कर सकें, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि सिंबॉलिकली जो हेनरी 7 हैं इन्होंने जो रेनेसा की जो मतलब एक सीड है रेनेसा का, वो यहाँ पर इन्हीं की वजह से है। सिंबॉलिकली हम इनको कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने ही जो स्कॉलर्स थे उनको ग्रीक और लैटिन यानी इटली वगैरह भेजा, जिनसे जो वहाँ पे पेट्रार्क वगैरह जो उस टाइम पे रेनेसा के फाउंडर समझे जाते थे, उसी की वजह से वो आइडियाज़ जो थे वो इंग्लैंड में आए और यहाँ पे इंग्लिश रेनेसा स्टार्ट हुआ, जिसको हम आगे फर्दर देखेंगे। अब हम रिलीजियस हिस्ट्री को देखते हैं। सोशल हिस्ट्री में हमने क्या देखा, स्कूल्स एंड कॉलेज यानी जो आम लोग हैं वो एजुकेट हो रहे थे, ग्रीक आइडियाज़ यानी उनका कल्चर यहाँ पर आ रहा था। इसके बाद इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट टाइम ये हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस यानी कि जो रिटन फॉर्म में लिखे जाने लगी, वो प्रिंटिंग प्रेस इसी एरा में इन्वेंट की गई थी, यानी कि एजुकेशन अब आम लोगों तक पहुंचने लगी थी। ये इनके सोशली चेंजेस थे। अब हम देखते हैं रिलीजियस हिस्ट्री यानी रिलीजन्स यानी उनके मज़हब में कौन कौन से चेंजेस हो रहे थे। सबसे पहले एंग्लिकन चर्च जो कि बनाया था किसने, हेनरी 8 ने। हेनरी 8 स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द चर्च ऑफ इंग्लैंड आफ्टर हिज स्प्लिट विद द पोप इन
1530s में। यानी कि एंग्लिकन चर्च वो चर्च था, यानी कि इसमें इन्होंने ये बनाया था कि जो उसमें जो हेड होगा वो कौन होगा, पोप नहीं बल्कि किंग होगा, यानी हेनरी 8। इसके बाद रिफॉर्मेशन क्या थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री का, क्योंकि रिलीजियस में कोई रिफॉर्म की जा रही थी जिसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। किसमें, मज़हब में रिफॉर्मेशन की गई थी। रिफॉर्मेशन आल्सो कॉल्ड प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन द रिलीजियस revolution that took place in the Western Church in the 16th century. The greatest leaders मार्टिन लूथर एंड जॉन कैल्विन, यानी कि इसके जो लीडर थे, जो इसको लीड कर रहे थे, वो कौन थे, मार्टिन लूथर। ये क्या थी, ये रिफॉर्मेशन वो रिफॉर्मेशन थी, यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ पर उनका रूल था। जो वहाँ की लैंड्स थी, उनकी जो भी ज़मीनें थी, उनका जो भी वहाँ पर लोगों को करना, फॉरगिवनेस की जो भी उनके मेथड चल रहे थे, यानी हर चीज़ पर, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई रिलीजियस लेवल पर, सोशल लेवल पर, जो भी कुछ हो, वो सब किसके अंडर था, पोप के। यानी चर्च बहुत ज़्यादा डोमिनेट था। हमने इसको एज ऑफ चौसर में देखा है कि किस तरह जाफरी चौसर ने और उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है अपने वर्क में, वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि रोमन कैथोलिक चर्च में जब इन्होंने एक्सप्लेनेशन बाइबल की खुद अपने अंदाज से करना शुरू की और लोगों को ये बताया कि जो चर्च यानी जो चर्च कहेगा उसी पर ही अमल किया जाएगा। तो मार्टिन लूथर ने कुछ अपने आर्टिकल्स यानी राइटिंग्स थी जो कि इटली में इन्होंने वहाँ पे चर्च में मतलब इम्प्रिंट की कि वो इसको लोग पढ़ें, और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि मेरे साथ डिबेट की जाए कि क्या वाकई के खुदा का ये नज़रिया है कि वो लोगों को, क्योंकि इस टाइम पर चलता था अगर कोई भी सिन करता है या कोई बुराई करता था, उसको पोप कहता था कि आप कुछ इतनी पेमेंट करें तो आपका गुनाह माफ़ करवा दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को चर्च में मार्टिन लूथर किंग ने क्रिटिसाइज़ किया, क्या खुदा ऐसे किसी को माफ़ कर सकता है, क्या लोगों के गुनाह इस तरह माफ़ किए जा सकते हैं। इस तरह की जो डिबेट्स यानी कुछ राइटिंग्स, इनके आर्टिकल्स थे, इन्होंने वहाँ पर लगाए ताकि लोग इसको पढ़ें। इसमें प्रिंटिंग प्रेस ने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। यानी कि इस तरह की जो रिफॉर्मेशन की थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे किसको, रोमन कैथोलिक चर्च को। ये हमारी किस में है, हमने इसको देखा रिलीजियस तौर पर कौन से चेंजेस हुए। एंग्लिकन चर्च बनाया गया, यानी कि एक और नया चर्च हेनरी 8 के ज़रिए बनाया गया था। इसके बाद रिफॉर्मेशन जो कि मार्टिन लूथर ने की थी। अब हम देखते हैं कि इस एज का एंड किस तरह हुआ। हेनरी 8, क्योंकि हमने देखा कि इन्होंने जो मैरिज के लिए अपने वहाँ पर इन्होंने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी भी करवाया था। इनकी फर्स्ट डॉटर जो थी मैरी, जिन्होंने मैरी, इसके बाद सेकंड डॉटर इनकी थी एलिजाबेथ, और इसके बाद जो लास्ट यानी एडवर्ड 6, यानी एडवर्ड 6 जो थे वो इनके सन थे, जिन्होंने इनकी डेथ के बाद हुकूमत को, यानी जो इस टाइम में हुकूमत पर बैठे थे। एडवर्ड 6 जो कि जब इन्होंने इसके बाद हुकूमत संभाली थी हेनरी 8 के बाद, वो सिर्फ उस टाइम पे 9 ईयर ओल्ड थे और उनका टाइम पीरियड जस्ट 6 ईयर्स तक था। उसके बाद इनकी फर्स्ट डॉटर मैरी जिनका टाइम पीरियड भी 5 ईयर्स तक था। उसके बाद एलिजाबेथ फर्स्ट, जिन्होंने इंग्लैंड पर हुकूमत की, यानी क्वीन ऑफ इंग्लैंड बनी, जिन्हें हम आगे एलिजाबेथन एरा में डिस्कस करेंगे कि एलिजाबेथ कौन थी।